इन्होंने काम छेड़िया करता। Good morning, guys. Good morning, ma'am. Good morning. We'll continue with the last lecture, जो skeletal and muscular system का था। हम लोगों ने स्टडी किया था रोल ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन, याद है? यस मैम। मस्कुलर कंट्रैक्शन में क्या होता है, जनरली मसल जो है या तो वो लेंथ में इंक्रीज कर जाएगा या शॉर्टन हो जाएगा या वो उसी लेंथ का रहेगा। जहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है उसको डायनामिक कंट्रैक्शन कहते हैं, वाइल जहाँ पे लेंथ कांस्टेंट रहता है, सेम लेंथ रहता है, उसको स्टैटिक कंट्रैक्शन कहते हैं। ओके गाइस, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस, जब हम स्टैटिक कंट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपके मसल का लेंथ ऑल्टर नहीं हो रहा है, ना वो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, बट उस पर जो अमाउंट ऑफ टेंशन है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस, राइट। लाइक पहले 10 सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा, मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होता है मसल्स पे, एंड फिर उसको रिकवरी टाइम चाहिए होता है टू रिकवर। ओके गाइस, so this is how posture can be maintained. इस तरह से posture को maintain किया जा सकता है। Second, we were talking about dynamic contraction. Dynamic contraction में दो type of contraction होते हैं, concentric and eccentric. Concentric में क्या होता है, muscles के length shorten हो जाते हैं under tension, right? तो उसको isotonic muscle contraction भी कहते हैं। और eccentric में क्या होता है, any idea? जस्ट अपोजिट ऑफ कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में मसल का लेंथ शॉर्टन हो रहा है, इसेंट्रिक में वो और खिंच जाएगा, लंबा हो जाएगा। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अमन? Yes, ma'am. आ रही है, बीच में कुछ खराब आ रहा है। हाँ, बिकॉज तुम्हारी वॉइस बहुत कट कट के आ रही है मेरे पास। शिवानी, तुम्हें आवाज आ रही है ना ठीक से? ओके, सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट स्केलेटल मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यू में क्या होता है, बेसिकली द फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। स्केलेटल मसल टिश्यू किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, हमारे पोस्चर के मेंटेनेंस के लिए। इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन फॉर एनर्जी। ये ग्लाइकोजन कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेनेवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. Last time we were talking about the muscle fibers, right? कि skeletal muscle fibers फटीग कैसे होते हैं। कुछ मसल फाइबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं, जिनको फास्ट ट्विच कहते हैं। फास्ट ट्विच दो तरह के होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए में फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, और टाइप बी में फास्ट ग्लाइकोलाइटिक होता है, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। और दूसरा है स्लो ट्विच, जो बहुत धीरे धीरे फटीग होते हैं। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. याद है मैंने एक ग्राफ भी तुम लोगों को दिखाया था, राइट? फॉग का, एफजी का, Yes, जिसमें ma'am. है ना, मैंने एक ग्राफ भी तुम लोगों को शो किया था कि कैसे कितना वेट एक्सर्ट हो रहा है और स्लो ट्विच हो रहा है या फास्ट ट्विच हो रहा है, राइट? Yes, हर एक ma'am. मसल फाइबर की जो कैपेसिटी है ना वो अलग होती है, ठीक है? हो सकता है कुछ मसल फाइबर लार्ज पोस्टरल मसल मेंटेन कर सके, और जिनके पास जो लार्ज टाइम तक पोस्टरल मसल्स मेंटेन कर सकते हैं उनमें
ज्यादा मात्रा में स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं। ये स्लो ट्विच फाइबर क्या होता है, धीरे धीरे थकते हैं, धीरे धीरे फटीग होते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक आपको पोस्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक वो इंटैक्ट रह सकते हैं। जो हमारे आर्म्स है उसमें फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स प्रेजेंट है। अगर आप आर्म को जल्दी जल्दी मूव करोगे तो बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम तक उसे मूव कर पाओगे, उसके बाद वो थक जाएगा, तो उसमें फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, यस मैम। एंड्योरेंस क्या होता है, डू यू रिमेम्बर एंड्योरेंस? एंड्योरेंस में हम लोग जनरली क्या करते हैं, टाइप 2 फाइबर को टाइप 2 बी फाइबर को टाइप 2 ए फाइबर में कन्वर्ट करते हैं, यानी फास्ट ग्लाइकोलाइटिक को फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइटिक में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो इंड्योरेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो टाइप बी फाइबर्स हैं उसको थकने से रोकते हैं। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं टाइप ए में। ठीक है, एंड धीरे धीरे स्लो ट्विच फाइबर्स उसमें, इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम जो स्पीड है वो लॉस क्यों होती है, धीरे धीरे इंसान क्यों थकता है, राइट? फर्स्ट टाइम आप ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे आप जल्दी थकोगे, एक लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करने के बाद आप देखोगे कि आप थकने के लिए एक लंबा टाइम ले रहे हो, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग में क्या होते हैं, टाइप 2 फाइबर्स जो है टाइप ए फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर गाइस? यस मैम। हाई इंटेंसिटी एरोबिक एनारोबिक ट्रेनिंग, एनारोबिक ट्रेनिंग मतलब जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो। अगर उस ट्रेनिंग में हाई इंटेंसिटी की ट्रेनिंग दी जा रही है तो जनरली क्या होता है, जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है एनारोबिक ट्रेनिंग प्रोसेस में, इसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, क्लियर गाइस? यस मैम। और जनरली फास्ट ट्विच फाइबर्स जो होते हैं टाइप 2 बी फाइबर्स, इनमें क्या होता है, अगर लैक ऑफ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग देंगे तो एट्रॉफी हो जाएगा। एट्रॉफी मतलब उसका साइज, उसका फंक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। ओके, यस मैम। शिवानी को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? एक सेकंड, राहुल ज्वाइन कर रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। राहुल, अभी हमने जस्ट रिवीजन ही किया है, जो प्रीवियस क्लास में किया था, वो टाइप 2 फाइबर्स, टाइप 2 बी फाइबर्स, फास्ट ट्विच, स्लो ट्विच, वही कर रहे हैं हम लोग अभी। ओके, ओके मैम। हम लोग अब आएंगे वार्म अप पे, जहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर रोका था। राइट, विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। वार्म अप क्या होता है, वार्म अप की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज कर सके। लाइट एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग मसल्स को थकने से जल्दी रोक सके। राइट, वार्म अप किस अच्छी तरह से हम तरह। लोग करते हैं, हम लोग जॉगिंग, स्ट्रेचिंग एक्सेट्रा। राइट, जो एनारोबिक एक्सरसाइजेज होते हैं, एनारोबिक मतलब उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और उन एक्सरसाइजेज को हम लोग विदाउट वार्म अप भी कर सकते हैं। लेकिन जो एरोबिक एक्सरसाइजेज होते हैं उनमें हमें वार्म अप की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वार्म अप के टाइम जो एटीपी है इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी फ्रॉम, रैपिडली कन्वर्टेड, उसका रेट जो है एनहांस हो जाता है। ठीक है, जो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में, वो सारे एक्टिवेट होके बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट मसल का रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर मसल का रिस्पॉन्स टाइम कम हो गया है तो यू कैन जो ज़्यादा फोर्सेस हैं आप वो मसल पे एक्सर्ट कर सकते हो। राइट, एंड मसल्स कैन डू द एक्सरसाइजेस वेरी क्विकली। अब जैसे जैसे तुम एक्सरसाइजेस क्विकली करोगे क्या होगा, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ेगी।
तो if the body temperature increases, the viscosity of the blood will get reduced. ब्लड की विस्कोसिटी रिड्यूस होगी तो क्या होगा, ब्लड की थिकनेस कम हो जाएगी, and so the blood will flow more rapidly, more quickly through the muscles. As a result ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा मसल्स में and muscles fatigue नहीं होंगे. That is why warm up is very much essential. Clear guys? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Next, if you are doing the warm up, next you will have to follow down the cool down exercises. Cool down exercises में क्या होता है, आप जो एरोबिक मसल्स जिसमें अभी इतना ज्यादा काम किया है, एक्सरसाइज किया है, उसको आप अलाउ कर रहे हो टू रेस्ट. अगर आप कूल डाउन करोगे वार्म अप एंड एक्सरसाइज के बाद तो क्या होगा, योर कैपिलरीज विल रिमेन ओपन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, अगर कैपिलरीज ओपन रहते हैं, दैट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि कैपिलरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, राइट, थ्रू आउट द बॉडी. इससे क्या होगा, दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा फ्लो होगा मसल में. ठीक है, और जो आप लोग जानते हो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, मसल्स में लैक्टिक एसिड बनते हैं. ये लैक्टिक एसिड बनता है इसीलिए मसल जल्दी फटीग होते हैं. तो जैसे अगर आप कूल डाउन एक्सरसाइजेस करोगे तो क्या होगा, जैसे एक्सरसाइज के टाइम आपका लैक्टिक एसिड बना आपके मसल में, तो कूल डाउन में वो लैक्टिक एसिड जो है मसल से निकल जाएगा, बिकॉज यू आर अलाउइंग द मसल टू रिलैक्स, यू आर गिविंग इट द टाइम टू रिलैक्स, so मसल फटीग नहीं होगा. So basically what will happen, the lactic acid will get flushed out. कैसे फ्लश्ड आउट होगा, हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं उसमें जो लैक्टिक एसिड है ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करेगा. इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. ठीक है, एज अ रिजल्ट आपके मसल्स साड़ नहीं होंगे, सोरनेस नहीं आएगी उनमें, और मसल्स थकेंगे. क्लियर गाइस? Yes, ma'am. कई बार एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो जनरली बॉडी की टेंडेंसी होती है ब्लड वहाँ पे जहाँ पे आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो ब्लड की कूलिंग हो जाती है वहाँ पे. तो अगर आप कूल डाउन कर रहे हो तो इट विल प्रिवेंट द कूलिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड एक कांस्टेंट फ्लो में रहेगा, एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हाई रहेगी. इससे क्या होगा, आपका जो स्केलेटल मसल पंप है वो अच्छे से काम करेगा. ठीक है, और वेनस ब्लड जो है इजीली वेन्स के थ्रू हार्ट में रिटर्न होगा. ठीक है, तो इंजरी की रिस्क जो है मसल्स में वो कम हो जाती है. अगर कूल डाउन के साथ साथ हम लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. ठीक है, क्लियर गाइस? Yes, ma'am. अगर रिपीटेडली आप कहीं मसल्स स्ट्रेन हो रहे हैं आपके और आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो जनरली उस एरिया में क्या होता है, आप रिपीटेड कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके मसल पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी इंजरी हो, जो वहाँ की सॉफ्ट टिश्यूज है उसमें इंजरी आ जाती है, राइट. स्पेशली एंकल्स वगैरह में ये होता है. इसको क्या कहते हैं, इसको मसल स्ट्रेन कहते हैं. ठीक है, इसमें जनरली क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है मसल की. हम लोग वहाँ के सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं. जनरली पैर में जब मोच आ जाता है या दौड़ते टाइम जब पैर एंकल स्विच हो जाते हैं उस समय मसल्स में स्ट्रेन आ जाते हैं, तो मसल्स के सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट टेम्परली हेमाटोमा वाला पार्ट आता है जिसमें मसल्स में इंटरनल ब्लीडिंग होती है. ठीक है, और उसको क्योर करने के लिए आपको एडिक्वेट रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वरना वो फिर से अगर आप फिर से उस पर जोर डालोगे तो वो फिर से स्ट्रेन आते रहता है. ठीक है, स्पेशली सॉकर खेलते टाइम, हॉकी खेलते टाइम ये बहुत कॉमन है, स्ट्रेन्स इन एंकल्स, रिस्ट, फिंगर एक्सेट्रा. तुम लोगों ने भी फील किया होगा कभी. ठीक है, अगर किसी एरिया में हमें रिपीटेड इंजरी हो रही है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम ध्यान नहीं दे रहे, बार बार हमें उस एरिया में इंजरी हो रही है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ योर एंकल्स. इफ यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड बार बार आपके एंकल में इंजरी आ रही है, तो लॉन्ग टर्म अगर रिपीटेड इंजरी आ जाए तो इट कैन लीड टू लॉन्ग टर्म डिसफंक्शन ऑफ द मसल्स और जॉइंट ऑफ दैट पार्ट.
ठीक है, एक्चुअली उस एरिया में क्या होता है, फिर मसल्स और टेंडन्स में इंजरी आ जाती है। ठीक है, दैट मीन्स इट डिनोट्स दैट द मसल और द लिगामेंट ऑफ दैट एरिया हैज गॉट डैमेज्ड, और उसके लिए हम लोगों को फिर कच्चा प्लास्टर लगवाना पड़ता है। ठीक है, ओके गाइस। यस अगर मैम। अगर मसल में इंजरी है तो कच्चा प्लास्टर लगता है, बाइंडर्स लगते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डॉक्टर्स बेड रेस्ट के लिए कह देते हैं। बट अगर हार्ट टिश्यू में इंजरी है, यानी बोन्स में अगर इंजरी है, तो आपको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको पीओपी लगता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड 6 वीक्स के रेस्ट के लिए कहा जाता है, जिस बीच आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मस्कुलर स्पैज्म, जहाँ पे आपको मसल्स की इंजरी हो रही है, और जहाँ पे आपको बोन्स की इंजरी हो रही है। क्लियर? बट अगेन, अगर आपको हार्ट टिश्यू में इंजरी हो रही है तो इट कैन बी क्योर्ड वेरी इजीली। इट इज़ वेरी, आप प्लास्टर लगवा के छोड़ दोगे, वो 6 वीक्स रेस्ट में वो क्योर हो जाएगा। बट अगर आपके मसल्स में इंजरी आती है, लिगामेंट टेंडेंस में इंजरी आती है, लिगामेंट टियर वगैरह होता है, तो इट कैन टेक as long as 8 months to heal itself, अगर वो acute tear है तो। क्लियर? यस मैम। ट्रॉमा क्या होता है? एनी आइडिया? ट्रॉमा मतलब वही जो आपके पर्टिकुलर एरिया में जो चोट आ रही है ड्यू टू ओवर ट्रेनिंग। ठीक है, टेंडिनियोसिस इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। टेंडिनियोसिस में क्या होता है, जो टिश्यूज है उसका ओवर यूज होता है, एंड इट कैन लीड टू वेयर एंड टेयर ऑफ टिश्यूज ड्यू टू इनकरेक्ट ट्रेनिंग। आपकी ओवर ट्रेनिंग हो रही है या इनकरेक्ट ट्रेनिंग हो रही है, जिसके वजह से आपके टिश्यूज में वीकनेस आ रही है। ठीक है, टीयर्स आ रहे हैं आपके टिश्यूज, उस समय क्या होते हैं, जो वेयर एंड टेयर की वजह से दे गेट थिकेंड, पेनफुल हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर गाइस? यस मैम। उस समय हमें एक स्टैटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम चाहिए होता है, सो दैट वी कैन हेल्प इट आउट, वी कैन अवॉइड स्ट्रेनिंग ऑफ दैट मसल, टेंडिनोसिस को स्टॉप कर सके हम लोग। टेंडिनोसिस में बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो जाता है टेंडेंस पे। ठीक है, एंड इट कैन लीड टू देयर रप्चर, एंड इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ द टेंडेंस। ठीक है, टेंडिनोसिस कहते हैं हम लोग बेसिकली जब 95% ऑफ द मसल गेट्स रप्चर्ड। ठीक है, 95% of the muscle fiber when they get ruptured or damaged, it is called tendon rupture or tendinosis. Okay guys, इसके रिकवरी में बेसिकली कई बार सर्जरी करनी पड़ती है, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। जंपर नीज में क्या होता है, जो पटेला होता है, पटेला यू नो, जॉइंट वाला पार्ट, नी जॉइंट, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, पटेला के बॉटम में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ठीक है, इस समय क्या होता है, जंपिंग में लोगों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसको जंपर्स नी कहते हैं। टेनिस एल्बो क्या होता है, टेनिस एल्बो वो होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन, जो टेंडन्स हैं एल्बो में, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ठीक है, और शाइन स्प्लिंट्स क्या होते हैं, जिसमें मसल्स में इरिटेशन आती है, टिबिया वाले मसल्स में इरिटेशन आती है। ठीक है, ड्यू टू रिपीटेड इम्पैक्ट ऑफ द हार्ट सरफेस ऑन द हार्ट सरफेस। क्लियर गाइस? अगर ट्रॉमा यस लॉन्ग मैम। अगर ट्रॉमा लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू कर रहा है तो इट कैन लीड टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ स्पाइन, फ्रैक्चर ऑफ हैंड। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा डैमेज आ रहा है, मोर देन 95% डैमेज, अगर ट्रॉमा बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट कैन लीड टू फ्रैक्चर्स। ठीक है,
व्हाट इज पोस्चर? Yes, ma'am. पोस्चर क्या होता है? एनी आइडिया? पोस्चर क्या होता है? आप कैसे खड़े हो रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, आपकी मसल की टोनिंग कैसी है, आपके बॉडी का एटीट्यूड कैसा है, ये सारा पोस्चर में आ जाता है। क्लियर? अगर हम लोग पीछे से देखें तो जनरली हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्ट्रेट होना चाहिए, राइट? एवरीवन नोज दैट। ठीक है? अगर हम लोग साइड से देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम के 4 कर्व्स होते हैं। ठीक है? काइफोटिक कर्व्स होते हैं पहले, जो कॉन्वेक्स कर्वेचर होते हैं, और दूसरे कर्व्स लॉर्डोटिक कर्व्स होते हैं जो कॉन्केव होते हैं, मिरर की तरह होते हैं। ठीक है? ये कर्व्स क्या करते हैं? शॉक को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं और बॉडी को नॉर्मल पोस्चर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? लेकिन ज्यादा कर्वेचर, Yes, ma'am. एग्जैक्टली, लेकिन ज्यादा कर्वेचर अगर होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द वर्टिब्रल स्ट्रक्चर, इट कैन चेंज द वर्टिब्रल स्ट्रक्चर। काइफोसिस क्या होता है? जब आपका स्पाइनल कर्वेचर जो है वो डॉर्सली एक्सोजरेटेड हो जाता है, एक्सजरेटेड हो जाता है। ठीक है? डॉर्सली बेंड होता है। लॉर्डोसिस में कन्वेक्स फॉरवर्ड स्पाइन कर्वेचर आता है, और स्कोलियोसिस में क्या होता है? आपको साइड वे में बेंडिंग आती है वर्टिब्रल कॉलम में। ये 3 पोस्चर के डिफेक्ट्स होते हैं, काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस। ठीक है? Clear, guys? I'll show you the image of this. Yes, ma'am. स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है अमन? अमन आवाज आ रही है? अमन आवाज? ये पोस्चर डिफेक्ट्स दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन पे? Yes, ma'am. जनरली हमारा जो अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट होना चाहिए, पैर से लेके वर्टिब्रल स्ट्रक्चर ये पूरा स्ट्रेट करेक्ट अलाइनमेंट है। जब काइफोसिस होता है तो क्या होता है? हमारी पीठ वाली पार्ट झुक जाती है, राइट? राइट? तो हम लोग डॉर्सली बेंड हो जाते हैं, ये एक स्ट्रक्चर डिफेक्ट है। दूसरा पोस्चर डिफेक्ट, दूसरा जब लॉर्डोसिस होता है तो क्या होता है? यहाँ पे एक बेंडिंग आ रही है कमर वाले पार्ट में, राइट? और स्कोलियोसिस में क्या होता है? साइड वे बेंडिंग आती है। ठीक है? जो आपका ये स्ट्रेट होना चाहिए वर्टिब्रल कॉलम, बट ये देखो ये ऐसे बेंड किया हुआ है बीच में, तो साइड वे पोस्चर जो आपका है वो इफेक्टेड होता है। ठीक है? साइड वे कर्वेचर। क्लियर? Yes, ma'am. इसके बेसिकली कॉजेस क्या होते हैं? लैक ऑफ विटामिन डी, अगर आपके बोन्स वीक है, मसल्स वीकनेस है, तो ये सारे इसके मेजर कॉजेस होते हैं। ठीक है? मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर बोर्न सम डिफेक्ट्स, ओके, स्कोलियोसिस वगैरह। सो इस समय अगर लैक ऑफ विटामिन डी होगा तो क्या होगा? इट विल लीड टू रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ पे आपके बोन्स जो है वो ब्रिटल हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे एंड वी कैन इजीली ब्रेक। क्लियर? तो ऐसे पोस्चर को ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेस रेकमेंड की जाती हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेस एंड अ बैलेंस डाइट। ओके? सो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? बोन्स जो है वो पोरस हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है, अराउंड द बोन्स, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली इट कैन बी कॉज्ड बाय लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो ज्यादा तो इट कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर? बोन्स जो है वो मैकेनिकल लोड कैरी नहीं कर पाते हैं। ठीक है? आप ज्यादा वेट बेयर नहीं कर पाते हो, स्विमिंग, बाइकिंग एक्सेट्रा आप नहीं कर पाते हो। ठीक है?
बिकॉज आपके बोन्स वेट कैरी नहीं कर पाते हैं। The next disease is osteoarthritis. It is a joint disease. Joint disease में basically क्या होता है, जो आपका cartilage है वो degenerate होने लगता है। Clear? So it is called osteoarthritis. ठीक है? तो जिसको osteoarthritis है बेसिकली उसको लाइट एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ताकि कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन मेंटेन किया जा सके, लाइक साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग एसेट्रा। क्लियर गाइस? तो बेसिकली मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज जो हैं देखिए, अगर एक्सरसाइज की इंटेंसिटी ज़्यादा है, एक्सरसाइज के टाइप पे डिपेंड करता है, ओवर ट्रेनिंग अगर ज़्यादा कर रहे हो, अगर आपका एज ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज है वो होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स कैन बी प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ ऑल्सो, या अगर आपको कोई प्रीवियस इंजरी आई है तब भी आपके अंदर स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, सो अ प्लान्ड रीजनेबल वेट बेयरिंग एक्टिविटी इज वेरी नेसेसरी to maintain a physical activity as well as physical health. Clear guys? Yes ma'am. So this was all about the skeletal and muscular system. ठीक है, next class we'll start with the cardiovascular system. Okay? Okay अमन? Yes. इसके नोट्स मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं, आप एक बार गो थ्रू करना, नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, सारे नोट्स को एक बार गो थ्रू करना। Okay ma'am. Okay guys? Okay, then we'll meet again on Monday with anatomy, cardiovascular system. Thank you. Okay ma'am.